हेलो और वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है करण गुप्ता ट्यूटोरियल क्लासेस में, जिसमें हम आज बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट के बारे में। और वो एक्सपेरिमेंट है ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट। ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट बेसिकली किया गया था डीएनए के स्ट्रैंड्स के ऊपर। और इस एक्सपेरिमेंट का बेसिकली ये मोटो था कि इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हमने एक हाइपोथेसिस क्लियर करी थी। तो अब हम समझेंगे कि वो हाइपोथेसिस क्या थी, क्यों थी, और उस हाइपोथेसिस के बाद मतलब इस एक्सपेरिमेंट के बाद क्या क्या इंफॉर्मेशन हमको गेन हुई जो कि आगे चल के हमको काफी काम आई। तो समझेंगे हम ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट। तो चलिए समझते हैं और देखते हैं कि ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट क्या था। बट उससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि वो हाइपोथेसिस क्या थी जिसके बेसिस पे ये एक्सपेरिमेंट किया गया। देखिए 1950 और 60 के दशक में जब वॉटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज करी और उस डीएनए का स्ट्रक्चर दिया, तब लोग ये मानते थे कि डीएनए के जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं जिससे डीएनए मिलकर बना होता है, वो दोनों एक साथ रिप्लिकेट करते हैं और वो दोनों स्ट्रैंड का जो पावर होता है वो भी सेम होता है, मतलब रिप्लिकेशन पावर भी सेम होता है और दोनों स्ट्रैंड सेम होते हैं। बट धीरे धीरे जब इन दोनों स्ट्रैंड, मतलब आपको यहां पर दोनों स्ट्रैंड दिख रहे होंगे 5' to 3' और 3 to 5', इन दोनों स्ट्रैंड की जब एक्टिविटी चेक की गई तो ये पता लगा कि इसमें से जो एक स्ट्रैंड है मतलब 5 to 3' वाला, ये काफी ज्यादा एक्टिव स्ट्रैंड होता है और ये कंटिन्यूअसली रिप्लिकेट करता है। बट जो सेकंड स्ट्रैंड होता है 3 to 5' ये डिसकंटिन्यूस होता है, मतलब इसमें जो रिप्लिकेशन होता है और जो इसकी एक्टिविटी होती है वो डिसकंटिन्यू होती है। तो ये एक हाइपोथेसिस दी गई। कहने का मतलब उस बेसिस पे दी गई थी क्योंकि इन दोनों के डीएनए पॉलीमरेज की जो रिएक्शन थी या जो एक्टिविटी थी वो अलग अलग थी। जहां 5 to 3' का डीएनए पॉलीमरेज काफी एक्टिव था, वहीं 3 to 5' का डीएनए पॉलीमरेज काफी स्लो था। इस वजह से 5 to 3' के स्ट्रैंड को नाम दिया गया लीडिंग स्ट्रैंड। तो इसको नाम दिया गया लीडिंग स्ट्रैंड इसकी एक्टिविटी के बेसिस पे, और वहीं 3 to 5' को दिया गया स्ट्रैंड को नाम दिया गया लेगिंग स्ट्रैंड। मतलब ऊपर वाला है लीडिंग और नीचे है लेगिंग, क्योंकि इसका जो सिंथेसिस होता है, इन दोनों का जो सिंथेसिस हो रहा था रिप्लिकेशन के थ्रू, वो मतलब 5 to 3' जो था वो तो बेसिकली कंटिन्यूअस फॉर्म में रिप्लिकेट हो रहा था और सिंथेसाइज हो रहा था। पर जो नीचे वाला था जो हमारा लेगिंग स्ट्रैंड था वो डिसकंटिन्यू फॉर्म में हो रहा था। तो डिसकंटिन्यू फैशन की वजह से इसको नाम दिया गया लेगिंग स्ट्रैंड और ऊपर वाले को दिया गया लीडिंग स्ट्रैंड। बट यहां पर एक प्रॉब्लम थी कि ये केवल एक हाइपोथेसिस थी। हाइपोथेसिस का मतलब ये होता है कि जिस चीज के बारे में हमको सीधी इंफॉर्मेशन नहीं होती है, बट दूसरी इंफॉर्मेशन के थ्रू हम ये पता लगाते हैं कि हाँ ये जो बात है ये हो सकती है, बट हम सीधी उस बात की इंफॉर्मेशन नहीं कर पाते तो इस चीज को बोला जाता है हाइपोथेसिस। तो ये एक हाइपोथेसिस थी, बट सीधे फॉर्म में मतलब एक्यूरेट फॉर्म में कोई भी ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं था जो ये प्रूव कर देता कि 5 to 3' जो होता है वो एक लीडिंग स्ट्रैंड है और 3 to 5' वाला जो सेकंड स्ट्रैंड है वो एक लेगिंग स्ट्रैंड है। बट अदर इंफॉर्मेशन के थ्रू साइंटिस्ट और वैज्ञानिकों का यह कहना था कि ये हाइपोथेसिस सही है, बट सीधी कोई इंफॉर्मेशन नहीं थी। तो इस इंफॉर्मेशन मतलब इस हाइपोथेसिस को प्रूव करने के लिए ओकाजाकी ने एक एक्सपेरिमेंट किया और ये प्रूव किया कि 5 to 3' इट इज ए लीडिंग स्ट्रैंड और 3 to 5' इट इज ए लेगिंग स्ट्रैंड। तो अब हम समझेंगे कि एक्सपेरिमेंट क्या था, इसकी प्रोसेस क्या थी और इसकी मैकेनिज्म क्या थी। तो चलिए समझते हैं कि ये ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट कैसा क्या था और ये कैसे किया गया। तो सबसे पहले ओकाजाकी ने इसकी तैयारी करी। तो उसकी तैयारी में क्या करा कि सबसे पहले हमको इसकी तैयारी करी ओकाजाकी ने कि क्या क्या उनको चाहिए था। तो सबसे पहले उनको इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करना था। तो इन दोनों स्ट्रैंड को अलग अलग करने के लिए उन्होंने डीएनए को मिलाया NaOH मतलब एल्कलाई सॉल्यूशन के अंदर। तो एल्कलाई सॉल्यूशन का कैरेक्टर ये होता है कि एल्कलाई डीएनए के अंदर मतलब दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं बेसिकली वो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, और इन दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए यूज किया उन्होंने एल्कलाई NaOH का सॉल्यूशन। जैसे ही उन्होंने डीएनए को एल्कलाई के सॉल्यूशन में डाला, उनके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और आपका जो जो डीएनए स्ट्रैंड थे वो दोनों अलग अलग हो गए। अब इसके बाद उन्होंने एक सेकंड मैकेनिज्म करी। यहां पर उन्होंने एक चीज देखी कि स्ट्रैंड दोनों अलग अलग तो हो गए बट वो एक साथ एक टाइप के सॉल्यूशन के अंदर झूल रहे हैं, मतलब मिक्स है। मतलब अब आप उसको सेपरेट आउट कैसे करेंगे कि आपको लेगिंग स्ट्रैंड कौन सा है और लीडिंग स्ट्रैंड कौन सा है, ठीक है। तो लेगिंग और लीडिंग स्ट्रैंड को भी अलग अलग करने के लिए सबसे पहले उन्होंने तो डीएनए स्ट्रैंड तोड़ दिए हैं, बट अभी इन दोनों को अभी उन्होंने सेपरेट आउट नहीं किया, मतलब सेपरेट करके अलग अलग करना। तो उसके लिए उन्होंने सेकंड मेथड का यूज करा। उसके लिए उन्होंने यूज करा डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड
इसमें ये करा कि उन्होंने एक सीधी सी बात है, जैसे सेंट्रीफ्यूगेशन होता है, जैसे कि आप जानते हैं कि सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है, तो उन्होंने उसको सेंट्रीफ्यूज करा सैंपल को लेकर, और जब सेंट्रीफ्यूज करा तो जब उन्होंने सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब देखी तो सीधी सी बात है कि जो लीडिंग स्ट्रैंड था उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, जिस वजह से वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के नीचे आके जमा हो गया। वहीं जो लेगिंग स्ट्रैंड था वो उसकी डेंसिटी काफी कम थी और वो ऊपर आके जमा हो गया। तो इस हिसाब से उन्होंने इन दोनों को अलग अलग कर दिया। तो अब उनके पास एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए सारे प्रोसीजर थे और सभी चीजें थी। अब इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट कंटिन्यू किया। तो थोड़ा जल्दी जल्दी और थोड़ा इजी वे में समझते हैं, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको आने वाला जो एक्सपेरिमेंट था ये ओकाजाकी का, उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फिर से समझते हैं। सबसे पहले ओकाजाकी को डीएनए स्ट्रैंड को दोनों को अलग अलग करना था, इसलिए उन्होंने क्या करा, उसको एल्कलाई के सॉल्यूशन में डाला, NaOH के सॉल्यूशन में। एल्कलाई के सॉल्यूशन में डीएनए के जाते ही हुआ क्या, उस स्ट्रैंड के बने हुए दोनों के हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए और दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, लीडिंग स्ट्रैंड और लेगिंग स्ट्रैंड। बट यहां पर एक प्रॉब्लम थी कि दोनों सॉल्यूशन के अंदर मिक्सअप थे। अब हमको इन दोनों को सेपरेट आउट करना था, लीडिंग को अलग करना था, लेगिंग को अलग करना था। तो क्या करा हमने, दूसरी टेक्निक यूज करी, वो थी डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड। इसमें हमने उस सॉल्यूशन को जो कि एल्कलाई सॉल्यूशन के अंदर था उसको हमने डाला सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर। सेंट्रीफ्यूज हुआ, जैसे सेंट्रीफ्यूज हुआ तो सेंट्रीफ्यूज के अंदर, ट्यूब के अंदर हमने देखा तो जो लीडिंग स्ट्रैंड था उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा थी, जिस वजह से वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के नीचे जाके जमा हो गया। वहीं जो लेगिंग स्ट्रैंड था उसकी डेंसिटी कम थी, इसलिए वो सेंट्रीफ्यूज ट्यूब के ऊपर जाके जमा हो गया, और इस तरीके से हमने उसको सेपरेट आउट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट क्या था और इसका प्रोसीजर समझते हैं, और समझते हैं कि ये हाइपोथेसिस ओकाजाकी ने कैसे अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करी। तो चलिए समझते हैं कि ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट क्या था, बट और सिंपल वे में समझेंगे और बहुत इजी वे में समझेंगे। इससे पहले जो मैंने आपको समझाया उसको आप बिल्कुल अपने दिमाग में रखना, क्योंकि वो दोनों पार्ट इस एक्सपेरिमेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। तो सबसे पहले ओकाजाकी ने क्या करा, सबसे पहले लिए एक इश्चीरो कोलाई की सेल, इश्चीरो कोलाई की एक सेल ले ली, उसको डाला एक कोनिकल फ्लास्क के अंदर, और उसके अंदर डाल दिया उन्होंने एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड 1H3T। इसका क्या काम है, इसका क्या रोल है, आगे आगे पता चलेगा आपको। बट अभी उन्होंने दो चीजें करी, एक इश्चीरो कोलाई की सेल ले ली और उसके अंदर डाला 1H3T, ठीक है। अब उन्होंने करा क्या कि 2 सेकंड के बाद वही सेम ट्रीटमेंट करा, मतलब दो सेकंड के बाद उन्होंने सैंपल विड्रॉ किया इसी सेल का, उसको ट्रीटमेंट कराया एल्काइलाई से, मतलब यहां पर 2 सेकंड में यहां पर सेल डेवलप हो गई, कॉलोनी डेवलप हो गई और उसका डीएनए भी डेवलप हो गया। 2 सेकंड के बाद उन्होंने यहां से कुछ सैंपल विड्रॉ किया, उसको एल्कालाई से ट्रीटमेंट किया। जब एल्कालाई से ट्रीटमेंट हो गया, इसका मतलब है वही दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हो गए। अब डीएनए के स्ट्रैंड करने के बाद दोनों स्ट्रैंड अब अलग अलग हो चुके हैं। अब उन्होंने क्या करा कि उसको फिर सेंट्रीफ्यूज करा सुक्रोज डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन में। जैसे ही उनको सेंट्रीफ्यूज किया तो हुआ क्या, दोनों सेपरेट आउट हो गए। लीडिंग स्ट्रैंड, जिसकी सीधी सी बात है जिसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा थी, वो नीचे आ गया, और लेगिंग स्ट्रैंड ऊपर आ गया। अब यहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो रहा है। मैंने एक बात करी थी कि साथ में इश्चीरो कोलाई के साथ में मिलाया था हमने एक रेडियो एक्टिव लेबल्ड कंपाउंड 1H3T। तो इसका काम क्या था, इसका काम था रेडियो लेबल्ड कंपाउंड। तो हुआ क्या कि ये जो दोनों स्ट्रैंड अलग अलग हुए, ये दोनों रेडियो एक्टिविटी को इमिट करने लगे, क्योंकि सेल के साथ में रेडियो लेबल्ड कंपाउंड था, वो इसलिए था। हुआ ये कि हमने जब दोनों, नीचे है लीडिंग स्ट्रैंड, ऊपर है लेगिंग स्ट्रैंड, अब हमने इन दोनों की रेडियो एक्टिविटी चेक करी। तो जब लीडिंग स्ट्रैंड की ऊपर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं, ठीक है, सबसे पहले ऊपर तो है सबसे हल्का लीडिंग स्ट्रैंड, नीचे है सबसे भारी लीडिंग स्ट्रैंड, ऊपर से हम नीचे की ओर आए। तो जब ऊपर की ओर गए तो यहां पर जो रेडियो एक्टिविटी थी वो बहुत कम थी, बट जब हम नीचे की ओर आए तो यहां पर रेडियो एक्टिविटी काफी ज्यादा थी, क्योंकि ये लीडिंग स्ट्रैंड था और ये लेगिंग स्ट्रैंड था, मतलब ये डिसकंटिन्यू था, इसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े थे, बट कि इसका एक पूरा बंडल था, कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसने बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी इमिट करी, जबकि इसने बहुत कम रेडियो एक्टिविटी इमिट करी। तो हमने ग्राफ प्लॉट किया रेडियो एक्टिविटी से टाइम के बीच में, तो ये हो गया आपका लेगिंग स्ट्रैंड जिसने बहुत कम रेडियो एक्टिविटी इमिट करी, और ये हो गया आपका लीडिंग स्ट्रैंड इसने बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी इमिट करी। इस एक्सपेरिमेंट को हमने वापस कंटिन्यू किया। 2 सेकंड के बाद हमने 7 सेकंड में एक सैंपल विड्रॉ किया, 15 सेकंड में, 30 सेकंड में, 60 और फिर 120 सेकंड में, मतलब 2 मिनट के अंदर हमने यहाँ पर करीबन 6 सैंपल लिए। सेम उन 6 के 6 सैंपलों को सेम प्रोसेस के अंदर यूज करा, वही एल्कलाई से ट्रीटमेंट, सेंट्रीफ्यूज करना, और सेंट्रीफ्यूज के बाद उस जो आपके पास जो ट्यूब मिली उसकी ऊपर से आते हुए नीचे की तरफ आते हुए हमने उसकी रेडियो एक्टिविटी
देखिए कि वो कितनी रेडियो एक्टिविटी इमिट कर रहे हैं। सीधी सी बात है, लैगिंग स्ट्रैंड जो कि एक डिसकंटिन्यूस है तो वो ऊपर की ओर है क्योंकि उसकी डेंसिटी काफी कम है, और वहीं लीडिंग स्ट्रैंड जो है उसकी डेंसिटी काफी ज्यादा है इसलिए वो नीचे है। डिसकंटिन्यू होने की वजह से यहां पर रेडियो एक्टिविटी काफी कम इमिट हो रही है, बट जब नीचे जो कंटिन्यूस फेज है, जो लीडिंग स्ट्रैंड है, उसमें वो काफी हेवी कॉम्प्लेक्स है, हेवी डेंसिटी है, इसलिए उसने बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि उसने बहुत ज्यादा रेडियो एक्टिविटी इमिट करी, इसलिए आपको ग्राफ का अंतर भी क्लियर दिखाई दे रहा होगा। तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये बिल्कुल क्लियर हो गया कि ये हाइपोथेसिस बिल्कुल सही है कि लीडिंग स्ट्रैंड 5:3 रेशियो वाला वो लीडिंग स्ट्रैंड का रोल प्ले करता है, वहीं 3:5 डैश वाला एक लेगिंग स्ट्रैंड है, डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड है। तो ओकाजाकी एक्सपेरिमेंट से वो हाइपोथेसिस प्रूव हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये एक्सपेरिमेंट बहुत इजी वे और सिंपल वेज में समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है, कोई चीज समझ में नहीं आई है, तो कमेंट्स बॉक्स पे आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं जरूर आपके क्वेश्चन का जवाब दूंगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच, और यूं ही बने रहिए मेरे साथ। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अगर आप भी इन इंस्ट्रूमेंट पे ट्रेनिंग करना चाहते हैं तो यू आर मोस्ट वेलकम इन अवर इंस्टीट्यूट। इंस्टीट्यूट का एड्रेस और सारी इंफॉर्मेशन, चाहे वो ईमेल आईडी हो या चाहे उसका मोबाइल नंबर हो हमारा, वो सभी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप हमसे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई क्यूरी है तो वो भी आप हमको बता सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स वर्क से जुड़े हुए हैं, कोई पीएचडी वर्क से जुड़े हुए हैं, या आप कोई ऐसे कोर्स से जुड़े हुए हैं जहां पर आपको इन इंस्ट्रूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, या आपके पास कुछ ऐसे सैंपल हैं जो इस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट्स पे ही रन हो सकते हैं बट वो आपके पास अवेलेबल नहीं है, तो हमारा इंस्टीट्यूट ऐसी कंसल्टेंसी सर्विस भी प्रोवाइड कराता है, और उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हमने हमारे लिंक बॉक्स के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको प्रोवाइड कराई है। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारा वीडियो देखते रहिए। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।